हाय, गुड मॉर्निंग डियर। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित BSSC इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा और बिहार SI से संबंधित कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाऊंगी ताकि एग्ज़ाम्स में आपको कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में क्या था? ऑप्शन नंबर ए राजदूत, बी मंत्री, सी पुजारी एंड डी आक्रमणकारी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजदूत। मैं आपको बता दूं कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत था। इसे किसने भेजा था? तो आपको ध्यान में रखना है, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। जिस प्रकार से आज भी भारत का या दूसरे देश का एम्बेसडर राजदूत भारत में रहता है और भारत का राजदूत भारत सरकार के द्वारा USA और भी दूसरे देश में भेजा जाता, उसी प्रकार प्राचीन काल में एंशियंट इंडिया में मौर्य काल में मेगास्थनीज। पहले आपको ये ध्यान देना है कि ये मौर्य काल, ये मौर्य वंश इतिहास के किस काल से, किस भाग से जुड़ा है। तो आपको ध्यान में रखना है, मौर्य वंश यह प्राचीन इतिहास में पढ़ा जाता है। भारत में मौर्य वंश की स्थापना 345 ईस्वी पूर्व में हुआ। ये जो ईस्वी पूर्व BC बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा के जन्म से पहले, अगर AD रहा एनो डोमिनो यानी ईसा के जन्म के बाद। ओके, आपको इन चीजों को भी ध्यान में रखना है। अगर एग्जाम्स में इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाए कि मौर्य वंश की स्थापना कब हुई, प्रथम शताब्दी, दूसरे शताब्दी, तृतीय शताब्दी और चौथी शताब्दी, तो आपका आंसर होगा चौथी शताब्दी। कहिए कैसे? जब भी क्वेश्चंस में 300 के बाद है यानी यह किस ओर जा रहा है, 400 के पास, तो 300 अगर एक भी होता तो वो चौथी शताब्दी होता और आप उसको 301, 302 यानी 300 के ऊपर जो भी होगा वो चौथी शताब्दी होगा। उसी तरह 200 के ऊपर जो भी होगा, 201, 202, ये तीसरी शताब्दी होगा। आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको 45 नहीं याद है तो चौथी शताब्दी अगर आपको याद है तो आप 345 तक खुद ही पहुंच जाएंगे और आपका आंसर सही हो जाएगा। ओके, आइए बात करते हैं मौर्य वंश यह कहाँ था? मगध में। मगध कहाँ? मान लीजिए ये इंडिया हुआ और यहाँ जो है बिहार, बंगाल, तो ये मगध का जो क्षेत्र है बिहार में पटना गया के आसपास का क्षेत्र था। मौर्य साम्राज्य से पहले मगध पर शासन करने वाले जो साम्राज्य थे, वंश थे, वह कौन थे? तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जिसको कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मंत्री कौटिल्य,
विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य, तीनों नाम एक ही है, आपको ध्यान में रखना है। की सहायता से धनानंद को पराजित करके और मौर्य वंश की स्थापना किए और यही चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठे और इनका युद्ध में धनानंद को पराजित करने में साथ देने वाले मंत्री कौटिल्य को प्रधानमंत्री बनाया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। आई थिंक इन चीजों को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताए और वहीं इन्होंने संलेखना उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, साप्ताहिक शार्ली एब्दो कहां से प्रकाशित किया जाता था? ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क, बी पेरिस, सी लंदन एंड डी वॉरसीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पेरिस से। यह साप्ताहिक पत्रिका था जो कि पेरिस से प्रकाशित होता था। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? ऑप्शन नंबर ए नागपुर, बी कानपुर, सी लखनऊ एंड डी लुधियाना। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 4, एक जाना माना साहित्यिक समारोह कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, बी जयपुर, सी उदयपुर एंड डी दिल्ली। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जयपुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में राजधानी क्या थी? ऑप्शन नंबर ए मद्रास, बी कोचीन, सी बम्बई एंड डी कर्नाटक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गोवा में पुर्तगाली बस्ती थी और गोवा से भी पहले मद्रास जो पुर्तगालियों की राजधानी थी, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, एक रोगी के शरीर के अंदर देखने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाशीय तंतु, बी उत्तल लेंस, सी अवतल लेंस एंड डी प्रिज्म। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाशीय तंतु। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग शरीर के अंदरूनी भाग को देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बैगनी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का प्रकाश नैनोमीटर में होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 380 से 450, बी 450 से 500, सी 500 से 570 एंड डी 620 से 780। हमारे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 380 से 450 के बीच में बैगनी किरण का तरंगदैर्घ्य होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1817, बी 1917, सी 1857 एंड डी 1946। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ। बिहार में चंपारण, जो कि आप लोग जानते होंगे, तो चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ था वह किससे संबंधित था? तो किसानों से। यह सत्याग्रह तिनकठिया प्रथा के विरोध में था। बीपीएससी के एग्जाम्स में पूछा गया है लाइन में कि यह चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था और तिनकठिया 3/20
विरोध में था। तिनकठिया व्यवस्था के तहत 3/20 भाग कर के रूप में, राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। इसी के विरोध में यह चंपारण सत्याग्रह हुआ। पहला तो यह किसान से संबंधित सत्याग्रह था। किसके विरोध में? तिनकठिया प्रथा के विरोध में। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? गांधी जी। और गांधी जी के द्वारा ही भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण से चंपारण सत्याग्रह के रूप में किया गया। आपको ध्यान में रखना है। और गांधी जी को चंपारण में किसानों की दुर्दयनीय स्थिति को देखने के लिए किसने बुलाया था? तो चंपारण का ही किसान था, राजकुमार शुक्ल। एग्जाम्स में ये भी पूछा गया है कि गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया था? तो आपको ध्यान में रखना है, राजकुमार शुक्ल। और एक और मुख्य पॉइंट, गांधी जी के द्वारा पहला भूख हड़ताल कब किया गया? तो 1918 ईस्वी में। और किसके विरुद्ध? तो अहमदाबाद के मिल मालिकों के विरुद्ध। और किसके समर्थन में? तो अहमदाबाद के मिल में काम करने वाले मजदूरों के समर्थन में। आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट नंबर 9, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कितना भाग प्रतिशत जरूरी होता है? ऑप्शन नंबर ए 1/10, बी 2/10, सी 1/20 एंड डी 1/5। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1/10। लोकसभा और राज्यसभा यह क्या होता है? तो लोकसभा और राज्यसभा यह संसद का भाग है। लोकसभा निचला सदन, निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन होता है। आपको ध्यान में रखना है। किसी भी वैध बैठक के लिए कुल सदस्यों का 1/10 भाग या फिर 10% सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी होता है, जिसे गणपूर्ति या कोरम कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 100 में गणपूर्ति या कोरम व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम है? ऑप्शन नंबर ए टाइगर, बी गिर, सी हंगुल एंड डी राइनो। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हंगुल परियोजना भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना है। आपको ध्यान में रखना है। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे इस क्लास को आप कम से कम मिनिमम 10 लोगों को शेयर करिए। खुद भी एनर्जेटिक रहिए और मुझे भी आप लोगों के सफल प्रयास करने के लिए सहयोग करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।